है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर एक नए सेशन के साथ आया हूँ आप लोगों के लिए। स्पेशली ये आईटीआई के बच्चों के लिए है। तो मैं बता दूं कि आपका TG2 का एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आईटीआई में जो टेक्निकल हमारा होता है, टेक्निकल का वेटेज कितना होता है। सबसे पहले मैं टेक्निकल का वेटेज, नॉन टेक्निकल का वेटेज, वेटेज का मतलब कि कितने नंबर का पूछा जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इसकी सिलेबस को मैं डिस्कस करूँगा। सिलेबस के बाद मैं आगे अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जैसे आपका ITI इलेक्ट्रीशियन TG2, ठीक, UPPCL की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। जो इसका सिलेबस है इसमें हमारा टेक्निकल जो होता है वो कितने नंबर का पूछा जाता है। टेक्निकल हमारा 150 नंबर का होता है। सबसे ज़्यादा नंबर यही होता है, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा नंबर हमको देकर जाता है। उसके बाद जो नॉन टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल का मतलब क्या हो सकता है हमारा, उसमें जीके, ठीक, रीजनिंग, ये हमारा नॉन टेक्निकल में आ जाएगा, ठीक। इसका हमारा कितना वेटेज होता है, यानी ये कितने नंबर का पूछा जाता है, ये 50 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के ये हमारा टोटल कितना हो गया, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, ठीक। और उसके बाद आपका एक और सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो कि क्या होता है, इसको हमें क्वालिफाई करना होता है। केवल क्वालिफाई मार्क्स इसमें लाना होता है। अगर कंप्यूटर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका ये और ये सब्जेक्ट जो आप पेपर देंगे इसमें एलिजिबल होंगे। तो कंप्यूटर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो क्वालिफाई के लिए हमें मुश्किल से 50 नंबर में हमको लगभग कितना, 25 से 30 नंबर के बीच में अगर आप ला देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं बता दिया कि कितना कितना वेटेज है। टेक्निकल का 150 नंबर और नॉन टेक्निकल में जीके और रीजनिंग आता है, और ये हमारा कितना होता है, 50 नंबर। अभी टेक्निकल का मैं सब्जेक्ट बताऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर आपका जो है 50 नंबर का होता है। 50 में आपको क्वालिफाई करना होता है, शायद 20 या 22 इसी के बीच में अपना नंबर लाना होता है, ठीक है, 22 या 25 के आसपास में, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप सेकेंड राउंड यानी कि टेक्निकल में आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम टेक्निकल का कौन कौन सा टॉपिक होता है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद देखिएगा कितना मज़ा आने वाला। अभी न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए ही होगा। एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा वो, ठीक। कहीं ना कहीं वो पूछा गया है, वही न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा, वही आपका ऑब्जेक्टिव लेकर के आने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। तो टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। पहला हमारा हो सकता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, विद्युत मशीन और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक और स्विच गियर, ठीक। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या क्या होगा आपका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से ही टॉपिक होगा, ओम्स लॉ, फिर उसके बाद सर्किट होगा, सर्किट से आपका करंट निकालने के लिए दे दिया, ठीक, वोल्टेज निकालने के लिए दे दिया। तो ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में सीखेंगे, ठीक। उसके बाद विद्युत मशीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत मशीन, इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर, उसके बाद मोटर, जनरेटर,
ये सब चीज़ें हम लोग मशीन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट क्या आता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचरण और वितरण। ठीक, अगला हमारा आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में संचरण और वितरण, यानी कि जो बिजली का ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे घर तक लाइट आती है वो कैसे आती है, कि क्या प्रोसेस होता है लाने के लिए, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डायोड को पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, रेक्टिफायर को पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव हम लोगों को पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और सब्जेक्ट आ जाता है हमारा स्विच गियर। स्विच गियर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में, कैसे हम लोग डिवाइस को प्रोटेक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। प्रोटेक्शन में हमारा क्या क्या आ सकता है, रिले आ गया, सर्किट ब्रेकर आ गया, आइसोलेटर आ गया, ठीक है, फ्यूज आ गया, काफ़ी चीज़ें होता है जो कि प्रोटेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब सेक्शन से, ये स्विच गियर के सेक्शन से भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक, तो इनको भी हम लोग अच्छे से, सभी इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल को हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरी मशीन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज एक एक चीज़ पे सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि मिक्स इस तरह से हम नहीं डिस्कस करेंगे कि अभी पहला क्वेश्चन हमारा किससे हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल से हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन हम इलेक्ट्रॉनिक्स से ले लें, तीसरा क्वेश्चन ट्रांसमिशन से ले लें। इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक, तो टॉपिक वाइज अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी, काफ़ी चीज़ें माइंड में सेट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल हम लोग उठाए, इलेक्ट्रिकल में जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी पिछले साल में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और यूपीपीसीएल में कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है इस बार, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर आगे। इनको देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके यूपीपीसीएल में आ चुका है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्वेश्चन को, और पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखने में शुरू में हम लोगों को क्या होता है कि कठिन लगता है कि यार कैसे किया जाए अब इसको। ठीक, तो वही चीज़ें मैं दूर करने वाला हूँ आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन को सोच करके कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट का एक बल्ब है जिसका रजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना है, 500 ओम, वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। ठीक, 100 वोल्ट का बल्ब है जिसका प्रतिरोध हमारा क्या है, 500 ओम है। तो क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा खपत करने में कितना समय लेगा, यानी 1 किलोवाट एनर्जी जो है हमारा कंज्यूम करने में कितना इसको समय चाहिए। ठीक, बल्ब का रेटिंग दे दिया 100 वोल्ट और उसका प्रतिरोध कितना दे दिया है, 500 ओम। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा रजिस्टेंस कितना है, रजिस्टेंस प्रतिरोध ओम में है। ठीक है, तो रजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो क्या होगा, रजिस्टेंस हमारा आर से लिखते हैं कितना, 500 ओम। ये दो चीज़ हमें दे दिया। अब उसके बाद एनर्जी, एनर्जी कितना दिया हुआ है, ई हमारा कितना दिया हुआ है, 1 किलो वाट आवर, एच का मतलब आवर मतलब घंटा, तो 1 किलो वाट आवर। तो इसको हम लोग किलो वाट को हम लोग वाट में चेंज कर लेते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा है, बहुत ही आसान है।
बस के का मतलब क्या होता है, 1000। जब भी जहाँ भी के दिखे वहाँ पर आप लोग सीधे आसानी से समझ लीजिए कि ये क्या है, 1000 है। ठीक, तो 1 के जगह पर 1000 में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य, 3 शून्य बढ़ा दीजिए। ठीक, उसके बाद वाट आवर, ये हमारा किस में चेंज हो गया, एनर्जी हमारा वाट आवर में चेंज हो गया। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला स्टेप हमको क्या करना चाहिए। अब हम लोग एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, ई बराबर, ई हमारा क्या है, एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक, इंग्लिश में है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सब चीज़ बताऊंगा। मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में लिख दूंगा, लेकिन हिंदी में बोल रहा हूँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा उस चीज़ को कि एनर्जी को क्या बताया गया है, ऊर्जा। तो ऊर्जा आप लोग अगर दिक्कत होता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे। ई बराबर हमारा क्या होगा, ई बराबर हमारा होता है पी इंटू टी। पी इंटू टी, पी हमारा क्या है, पावर दिया हुआ है, पी हमारा पावर है, और टी हमारा क्या है, समय है। ठीक, इतना चीज़ समझ में आ गया। पी हमारा पावर, टी हमारा समय। पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर को हम लोग वोल्टेज इंटू करंट भी लिख सकते हैं। पावर का कई फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग V इंटू आई लिखेंगे। ठीक, तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, V इंटू आई। अब यहाँ से हम लोग T निकालते हैं, देखते हैं T हमको क्या निकालना है, समय ही तो निकालना है। ऑप्शन पहले देखेंगे, क्या समय पूछा है, कितना समय लेगा, था T हमको निकालना है। ठीक, तो ये T है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, E बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर VI इंटू टी, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप हमारा देखिए क्या होगा यहाँ से। ठीक है, तो E को अगर हम लोग T निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से T बराबर E बटे V इंटू आई होगा। इसको हम लोग इधर भेज दिए, पक्षांतर कर दिए, तो ई के बटे में ही तो आएगा ये, तो वहाँ लिख दिया गया, टी बराबर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोगों को अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, वैल्यू को रखना है। वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से टी हमारा आ जाएगा। देखिए आप लोग घबराइएगा मत, काफ़ी फार्मूला यहाँ पर नहीं यूज हुआ है, बस हमें समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है आप लोग, इसीलिए मैं कहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, दोहरा लेंगे, तो आप लोगों को पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देखिए अब इसको अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब प्रोसीड करेंगे, सीधे आंसर आने वाला है, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए ई का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे। ई हमारा क्या दिया हुआ है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को हम लोग किस में, वाट आवर में चेंज कर दिए हैं। ये वाला वैल्यू हम लोग रख देते हैं ई की जगह पर, क्या 1000 वाट आवर अपान V हमारा कितना दिया हुआ है, V हमारा 100 वोल्ट दिया हुआ है, 100 वोल्ट। अब हमको करंट नहीं पता है, अब करंट निकालते हैं। अब करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला हमारा क्या होता है, I बराबर V बाई R, ये होता है, ओम का नियम है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करिएगा, अभी शुरू में है तो घबराइए मत, आराम आराम से सीखते चलेंगे, बहुत समय है, 2 महीने समय है, हम लोग काफ़ी चीज़ सीखेंगे और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन अभी आगे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, V बाई आर, आराम आराम से पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। V बाई आर, V की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 100 दिया हुआ है, V 100 बटे R कितना दिया हुआ है, वोल्टेज हमारा 100 दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, 500। ठीक, इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/5। तो आई की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में सबको आ गया होगा। देखिए कैसे किए, टी बराबर क्या है, ई अपान V बाई आई। ठीक, ये हमारा फार्मूला, फाइनली फार्मूला ये निकल करके आया कि ई बराबर, टी बराबर, टाइम हमको निकालना था, टाइम में हमने कन्वर्ट कर दिया, टी बराबर V बाई आई, ई बाई आई। ठीक, तो ई के जगह पर हमारा क्या होगा, ई हमारा निकाल चुके हैं, यहाँ पर 1000 वाट आवर दिया हुआ है, 1 किलो वाट को हम लोग वाट में कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक, तो 1000 हो गया, यहाँ पर रख दिए। ठीक, अब भी हमारा दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक, और रजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है कितना, 500 ओम। ठीक है, तो V हम दे दिए, V हमारा मिल गया,
ठीक। अब बच्ची करंट की बात, करंट हम लोग ओम के नियम से करंट यहाँ से निकाल लिए 1/5। अब देखिए क्या होगा कि ये 2 शून्य से ये 2 शून्य हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचा यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर हमारा बचा 10 वाट आवर अपान कितना 1 × 1/5, 1 × 1/5, ठीक है। अब 1 × 1 किसी का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1 से करते हैं तो उतना ही चीज़ आ जाता है, यानी कि हमारा 1 × 1/5 करेंगे तो 1/5 ही आएगा, तो ये 1/5 हमारा हो गया, ठीक। अब भिन्नों का भिन्न होता है तो क्या होता है, नीचे वाला भिन्न हमारा पलट जाता है, तो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला भिन्न जो है वो यहाँ आएगा और यहाँ आकर के क्या करेगा, गुणा कर जाएगा, ठीक। तो क्या होगा 10 × 5/1, ये वाला एक लिख दिए, नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था, ठीक। तो 10 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो T बराबर हमारा क्या आ गया 50 आवर 50 घंटा। समय हमारा क्या है घंटा आवर में, ठीक। तो ये हमारा T का मान निकल गया। तो यही हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 20, 40, 50, 60, तो ये 50, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आराम आराम से हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग अगली न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा, आराम आराम समझिए। अभी हम आराम से समझा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, ठीक। समय के साथ साथ आप में चेंजेज आएगा, आप खुद ही एहसास करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा होने वाला। तो आप लोगों को नौकरी चाहिए तो थोड़ा सा आप लोगों को भी लगना पड़ेगा, जब लगेंगे तब आपको सफलता मिलेगी, आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक। अभी शुरू में मैं मानता हूँ कि आपका प्रिपरेशन कम है, कमज़ोर है, बस मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आराम आराम से चीज़ों को बताते चल रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस मैं फालतू की चीज़ कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो आ सकते हैं वही चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अब आप लोग कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल में आ गया, तो आप लोगों को निकालने में अब दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए सॉरी। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यही चीज़ है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। क्या निकालने के लिए कह रहा है समय। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, 3 चीज़ें केवल दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है समय। अब हम लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला, एनर्जी का, एनर्जी दिया हुआ है तो इन्हीं में से हम लोग देख करके फार्मूला का अंदाज़ा लगाएंगे कि एनर्जी दिया हुआ है तो हमको समय पूछा है, तो एनर्जी का ऐसा कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करें जिसमें हमको समय दिया हो। तो एनर्जी का ये वाला फार्मूला हमारा क्या है, अवेलेबल है, ठीक। E = P × T, ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। P हमारा क्या है, पावर है, T हमारा क्या है, समय है, ठीक। अब यहाँ से पावर को हम लोग, पावर का फार्मूला होता है P = VI, P बराबर VI होता है पावर का, ठीक। तो VI में हम लोग चेंज कर लिए अब उसके बाद क्या करेंगे कि P = VI × T। अब हमको T निकालना है, तो T को हम लोग यहीं रहने दिए, T को हम लोग यहीं रहने दिए और उसके बाद इस VI को हम लोग यहाँ पर भेज दिए, ठीक, E के नीचे। तो क्या हो गया, T बराबर E/VI यही होगा ना, T बराबर E/VI। उसके बाद अब E का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। हम इसमें E में कुछ नहीं चेंज किए, K को हम लोग 3 शून्य से रिप्लेस कर दिए हैं, 3 शून्य से चेंज कर दिए, वाट आवर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या किए हैं कि वोल्टेज दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, करंट निकालना है, करंट की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ, जो गिवन था हम लोग नोट कर लिए, करंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ, करंट निकाल लिए यहाँ पर ओम के नियम से V/R दिया हुआ है। अब यहाँ पर करंट निकालने के लिए अब यहाँ पर हम लोग गेस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं गिवन है। जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो वोल्टेज दिया हुआ था, करंट रेजिस्टेंस दिया हुआ था, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ मतलब ओम के नियम के थ्रू हम लोग निकाल लिए। तो 1/5 हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। अब यहाँ पर I की जगह पर 1/5 हम लोग रख दिए, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए कि जो है 1000/100 हमारा वोल्टेज दिया हुआ था, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आ गया 1/5,
10/1/5 आ गया। अब इस 5 को ऊपर भेज दिए, भिन्नों का भिन्न होता, नीचे वाला भिन्न पलट जाता है। ऊपर भेज दिए, ऊपर भेजने के बाद ये हमारा क्या आ गया 10/5, 10×5, 10×5 को मल्टीप्लाई कर दिए 50 आ गया। यही हमारा समय निकल गया। टी बराबर यही नहीं निकाल रहे थे, यहाँ पर भी टी होना चाहिए था, यहाँ पर भी टी, तो हम लोग टी को ही प्रोसीड करते हुए आगे लाए हैं। यहाँ पर टी बराबर हमारा 50 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग घर पर जा करके रिवाइज़ कीजिएगा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। यहाँ पर क्या पूछा गया है हम लोगों से, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किसकी सबसे कम होती है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कॉपर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेड, लेड जिसको हिंदी में बोलते हैं सीसा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी, चौथा ऑप्शन हमारा है जिंक। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएल TG2 में 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बताइए इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, गेस कीजिए। तो इसका ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन बताएगा, देख लीजिए आप लोग। सबसे करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, कॉपर। क्या कहा है, रजिस्टिविटी सबसे कम, जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है उसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो एक फार्मूला से हम लोग समझेंगे क्या होता है। जो इसे हमारा एक फार्मूला क्या है, R बराबर ρL/A, ये फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस फार्मूला से न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, रो हमारा क्या है, प्रतिरोधकता। ठीक, प्रतिरोधकता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। और ये क्या है हमारा, लेंथ। और ये ए हमारा क्या है, एरिया। ठीक, तो अब हम इससे हम लोग ये समझेंगे कि जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है हमारा, कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर रजिस्टिविटी हमारा कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा था कि जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कॉपर की होती है। कॉपर की कंडक्टिविटी हाई होती है। कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें से अगर कॉपर के अलावा और कोई ऑप्शन दिया होता, मान लीजिए सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले हमारा नहीं कि इसको हम लोग कॉस्ट के वाइज पे यानी प्राइस जो होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, कौन से मटेरियल का कंडक्टर यूज करेंगे। तो सबसे मोस्टली हमारा जो मटेरियल होता है कॉपर का अधिकतर यूज होता है क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में सस्ता होता है। अब गोल्ड जो है सबसे महंगा होता है गोल्ड। ठीक, सिल्वर, गोल्ड जो है महंगा होता है कॉपर से, कॉपर से। तो कॉपर सस्ता पड़ता है, इस वजह से हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एक सीरियल वाइज में है। ठीक, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सबसे कम रजिस्टिविटी किसकी होती है इसमें, तो कॉपर का रजिस्टिविटी यानी रजिस्टेंस कम, यानी जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें करंट ईजिली फ्लो होगा। ठीक, करंट ईजिली फ्लो होगा। रजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे जिसका प्रतिरोध हमारा कम होगा तो उसमें करंट इजीली फ्लो होगा। और ये क्या करता है रजिस्टेंस, ये अपोज करता है यानी विरोध उत्पन्न करता है करंट के फ्लो में, करंट के रास्ते में जो है विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, जितना हाई रजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोधकता। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपी पीसीएल में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको नोट बना करके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगर कॉपर के जगह पर सिल्वर दिया होता तो हम लोग सिल्वर भी मार सकते थे, गोल्ड दिया होता तो गोल्ड मार सकते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ये हुआ, और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट बना करके लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक। तो सब चीज़ अपना एक पॉइंट वाइज लिखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा गया है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस, ठीक। अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी आरवीएनएल TG2 में पूछा गया है। हो सकता है यूपी पीसीएल में इस बार पूछ दे कि अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो अर्थ का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। तो एक चीज़ और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अर्थ का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, प्लस अर्थ का वोल्टेज भी जो होता है, वोल्टेज भी हमारा 0 होता है। ये पॉइंट आप कॉपी में नोट बना करके लिख लेंगे, ठीक। अर्थ का रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है और अर्थ का वोल्टेज हमारा 0 होता है, ओके। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं थी, डेटा बेस क्वेश्चन था, इसको याद करने वाला, कुछ याद भी नहीं करना है। अर्थ का मतलब ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब कि ये 0, ठीक, सिंपल सा। तो इसमें दोनों वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों 0 होता है, ठीक है। तो ओके, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 टेस्ला का मान होता है, 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 10 के घाते 4 गॉस, 10 के घाते -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 के घाते -4 गॉस, और डी हमारा ऑप्शन दिया 10 के घाते 5 गॉस। तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा ए करेक्ट होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ए होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप लोग दोनों नेम याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में ही इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है बी बराबर होता है φ/a। फाई हमारा क्या है, फ्लक्स है, और ये क्या है हमारा, एरिया है। ए हमारा एरिया है, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और इसका यूनिट जो होता है वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा यूनिट हो गया, इसका यूनिट पूछेगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, टेस्ला के नाम से। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टार बना करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ सकता है, कैसे पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है। तो या तो टेस्ला दे देगा ऑप्शन में, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई एक दे सकता है, जबकि ऑप्शन दोनों सही है, ठीक। तो दोनों में से एक देगा, आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है, दोनों यूनिट याद रखना है, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ गया। अब गॉस क्या है, सबसे बड़ी पॉइंट हमारी होती है गॉस क्या है। तो
तो ये गॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ही यूनिट एक और है गॉस। गॉस जो है, ये गॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, ठीक, ये भी एक यूनिट ही है, ठीक। वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या गॉस, ये यूनिट है, तीन यूनिट है, एक ही क्वेश्चन का 3 यूनिट, ठीक है। एक ही मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एक ही पॉइंट का 3 यूनिट है, यानी कि गॉस भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है। अब आगे है कि इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। किसमें रिलेशन? टेस्ला और गॉस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन को हम लोग समझते हैं। नोट करिएगा इसको एकदम पॉइंट वाइज। एक बार आप जब अच्छे से नोट्स बना लेंगे उसके बाद आप लोगों को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग रिलेशन समझते हैं कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10 के घाते 4 गॉस, ठीक। यही पूछा था हमारे से, एक टेस्ला का मान कितना होता है? तो 10 के घाते 4 गॉस। अगर यहीं पे हमको क्वेश्चन कुछ अलग से पूछ देता कि एक गॉस बराबर क्या होता है, एक गॉस बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग एक और रिलेशन देख सकते हैं कि 1 गॉस बराबर 1/10⁴ टेस्ला। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इस 10⁴ को इधर ला करके डिवाइड में कर दिए हैं, ठीक। और यहाँ से ये जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर गॉस बचेगा, गॉस के आगे 1 कर दो, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करा दो तो गॉस ही होगा, ठीक है। तो 1 गॉस बराबर क्या हो गया? 1 गॉस बराबर हो गया हमारा 1 गॉस बराबर 1/10⁴ टेस्ला, 1/10⁴। इसके अगर 10⁴ इसके नीचे आ जाएगा तो टेस्ला, टेस्ला हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस 10 के घाते 4 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 टेस्ला। एक क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सीखे? एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ, 2 और एक ये हमारा 3, ठीक। एक मात्रक वाली क्वेश्चन हुआ, कितने चीज़ हम लोग देखते हैं। एक ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि यूनिट क्या होता है, तो एक यूनिट ये गॉस होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एक टेस्ला होता है, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपके एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? इसके रिलेशन से, गॉस और टेस्ला का रिलेशन क्या होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस, ठीक। और वही 1 गॉस बराबर पूछ देगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला या तो 1/10⁴ टेस्ला, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और आप लोग यहाँ से देखने के बाद लेक्चर आप लोग रिवाइज करेंगे जा करके, तो आपके माइंड में और ज़्यादा बैठ जाएगा। एक बार देख लिए, ठीक है, एक बार देख लिए तो खूब मुश्किल से आपके एक बार में कितना मानते हैं कि 40% बैठा माइंड में वीडियो देखने के बाद। और जब आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, तो 60% हो जाएगा, 40% और हो जाएगा, ठीक, 80%, ठीक है। उसके बाद जब एक बार अपने से ऐसे ही पन्ना पलटेंगे, ऐसे ही पलटते जाएंगे, देखते जाएंगे सनसनी निगाहों से, तो उससे आपका क्या हो जाएगा? पूरा 100% तैयारी हो जाएगा क्वेश्चन का। तो आप यूनिट नहीं भूलेंगे। तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट बॉक्स में बना करके कलरफुल पेन से सजा करके अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सीखते चलेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो गए, इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि आपको पेन चलाने की एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग टिक मार करके आएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वैद्युत चालकता की मात्रक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मात्रक पूछा, यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ए दिया हुआ है मोहो पर मीटर, ठीक है। मोहो को उल्टा हम लोग ओम को उल्टा करके लिखते हैं तो वो मोहो हो जाता है, मोहो पर मीटर। बी ऑप्शन दिया हुआ है क्या? मोहो मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया हुआ है मोहो ओम मीटर
ओम मीटर, डी ऑप्शन दिया हुआ है ओम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका सिंबल से भी हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। तो अब इसका हम लोग समझते हैं इसको डिटेल में कैसे होता है, वैद्युत चालकता की यूनिट, ठीक। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि रजिस्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी जो होता है, चालकता जिसको बोलते हैं, वो होता है 1/ρ, यानी रजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, ठीक है। रजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी। और एक फार्मूला हमारा और क्या था, जो रो बराबर था, रो बराबर, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, R = ρL/A, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो R × L = ρL हो जाएगा, ρL होगा। अब यहाँ से हम लोग रो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ρL/A, यहाँ पर L लिख दिए, ρL/A, ठीक। तो R = हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर R × A, ठीक, R × A = ρL। अब यहाँ से रो बराबर हमारा हो जाएगा R × A/L, होगा R × A/L। अब देखिए यहाँ से इसकी यूनिट अब हम लोग लिखते हैं। रजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, R की यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमारा किस में होता है, मीटर में होता है, ठीक। अब मीटर से 1 मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास फाइनली, ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, यहाँ पर बताया हुआ है, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रजिस्टिविटी, इनवर्स होता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग, ये हमारा रजिस्टिविटी आ गया। अब हम लोगों को क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओम मोह, इसका हो जाएगा हमारा क्या, इसका हमारा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। कैसे होगा ये देखते हैं। अब देखिए ये हमारा रो, रजिस्टिविटी का यूनिट निकल गया ये। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 1/, इसका यूनिट रख दीजिए ओम इंटू मीटर, ठीक, ओम इंटू मीटर। अब इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स लग जाता है, ऊपर -1 पावर में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक। अब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ओम इनवर्स को हम लोग महो लिख सकते हैं, ठीक, ओम इनवर्स को महो लिख सकते हैं, ठीक। और मीटर इनवर्स को हम लोग अपान में कर देंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये m के पावर -1 है तो इसके बगल से नीचे आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। यानी महो मीटर, महो पर मीटर या ओम इनवर्स पर मीटर। तो इसमें महो पर मीटर कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक। महो पर मीटर हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, महो को हम लोग ओम इनवर्स अपान मीटर भी लिख सकते थे, ठीक। तो ओम का उल्टा ही होता है ओम इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स को हम लोग महो से लिख देते हैं, डायरेक्टली हम लोग महो से लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि किसको कैसे लिखा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स में इसको लिखेंगे और उसके बाद आप लोग जा कर के रूम पे, घर पे, जहाँ भी हों आप लोग रिवाइज़ करेंगे, तब आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। और ये
एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि सभी कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ चुका है, और ये इलेक्ट्रीशियन के ही एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपके इस बार आने वाले एग्ज़ाम UPPCL TG2 में आ जाए, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। फुल एनर्जी के साथ, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मैं ज़्यादा आप लोगों को बर्डन नहीं दूंगा, ज़्यादा मैं कठिन भी नहीं कराऊंगा। जो आपके काम के लायक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, बस वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं मैं कराऊंगा। इसीलिए मैं सीरीज़ को स्टार्ट किया हूं, और कोई रीज़न नहीं था सीरीज़ स्टार्ट करने का। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि अपने फ्रेंड को, जितने भी फ्रेंड होंगे आपके ITI ग्रुप में, आपके ITI सर्कल में, सबके पास फैला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सबसे प्राइमरी काम होना चाहिए कि आप सबको फैलाइए, सब लोगों को अवेयर कीजिए, सब लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा क्या है, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ठीक, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो डाटा बेस क्वेश्चन है, जो हमारा सीधे रटने वाली क्वेश्चन है, उनको आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये देखिए आपके TG2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि 1 किलो कैलोरी बराबर 4187 जूल होता है। ठीक, तो ये डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर अगर पूछ दे, 1 कैलोरी बराबर पूछ दे कि कितना जूल होता है, तो 1 किलो कैलोरी में हमारा कितना होता है, 1 किलो कैलोरी में 4187 जूल होता है। ठीक है, इसको हम लोग, किलो है तो इसको हम लोग कैलोरी में चेंज करेंगे, तो 1000 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 4.187 जूल। यानी 1 कैलोरी में हमारा कितना होता है, 4.187 जूल। ठीक, तो ये भी आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। बस यहाँ पर 3 अंक हमारा, इधर 3 अंक पे दशमलव लग गया है और कुछ नहीं हुआ है। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर 1000 को इसको ऊपर अगर हम लोग भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4187 इंटू 10⁻³ ये होगा। अब -3 यानी कि 3 अंक पर हम लोग सरक जाएंगे। 3 अंक सरकेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 अंक पे दशमलव यानी कि 4.87, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा इतना जूल हो जाएगा। यानी 1 कैलोरी में हमारा कितना होगा, 1 कैलोरी में 4.187 जूल, या फिर इसको हम लोग 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, और इसको आप लोग बराबर देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तब आपके माइंड में ये सेट रहेगा। नहीं तो ये स्किप हो जाता है माइंड से। अगर आप 1 दिन 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरे चौथे दिन आप भूल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लगातार देखते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और जब एक बार एग्ज़ाम में आपके सामने आ गया, बस देखेंगे और टिक मार करके चले आएंगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि किलो कैलोरी पूछा है या कैलोरी पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होगी और क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को टिक मारना होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन सीख रहे हैं। इसमें नहीं कि एक ही क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं, कई क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन एक तैयार हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे ही काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। अभी सेशन मैं अभी लगातार लाते रहूँगा, आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, काफ़ी लोग जुड़िए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे जुड़े हुए हैं और इनको कंटेंट की नीड है। तो मैं बहुत जितना भी संभव होगा सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट होगा, फालतू की कंटेंट नहीं। बहुत जगह आप जाएंगे देखेंगे कई सारा 1000-2000 क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता उसका। आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉलिड कंटेंट प्रैक्टिस कीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। फालतू कंटेंट प्रैक्टिस करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, बहुत सारे अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आते आते तक आप लोग मास्टर हो जाएंगे अपने सब्जेक्ट में।
ठीक है, इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस ही मैक्स परफेक्ट होता है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही परफेक्ट होते जाएगा। एक खिलाड़ी भी होता है तो अपने आगे के लिए, गेम के लिए वो पहले से ही प्रैक्टिस करता है, तब जा कर के अपने आप को मजबूत बनाता है, तब जा कर के अपने गेम में परफॉर्म करता है। अगर वो क्रिकेटर है, दिन भर सोया रहे, कभी मैच ना खेले और उसको मैच में डायरेक्ट भेज दिया जाए तो वो परफॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो वैसे यहाँ भी होता है कि आप रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए, बराबर चीज़ों को देखते रहिए, डेली रेगुलर आप देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपके माइंड में सब सेट होता जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और ये आपके सिर्फ TG2 के लिए नहीं बेनिफिट होगा, और भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे TG2 के भी अलावा, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है यहाँ से, इस सीरीज से। तो ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।